रोज़ा पता नहीं। ठीक है, देखो मुशाहिद है ना? सॉरी, मुदस्सिर, मुदस्सिर कहाँ है? मुशाहिद। अरे वो मुदस्सिर को बोलो ज्वाइन होने के लिए। खैर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर भी। तो रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, सुभान बताइए। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं हम रेडिएशन से? रेडिएशन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन का फूटना, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बाहर, उसे एक्चुअली बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है। तो डुअल नेचर, तो क्या डुअल नेचर है वो देखेंगे। जिस तरह हम लोग ने लाइट में देखा, लाइट में जिस तरह उसका जो डुअल बिहेवियर था, लाइट का वेव्स और पार्टिकल में, तो कुछ चीज़ें हमने वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझी, लाइट का बिहेवियर, और कुछ चीज़ें हमने, अरे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है जबीन। ठीक है। और कुछ चीज़ें हमने कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो इसी तरह जो रेडिएशन हम पढ़ेंगे, मैटर का रेडिएशन, ये हम लोग को क्या लाइट का पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि इसका वेव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो रेडिएशन का मतलब समझेंगे कि रेडिएशन मतलब कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, फूटना इलेक्ट्रॉन का, उसको बोलते हैं रेडिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मेटल शीट होती है, आप देखते हो मेटल शीट, भाई इलेक्ट्रॉन फ्री, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल में पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये बाहर क्यों नहीं आ जाते हैं? ये बाहर क्यों नहीं आ जाते हैं? जब फ्री है तो बाहर आ जाए, फ्री है तो बाहर आ जाए। तो होता है कि जैसे ये बाहर आने की ऐसे कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव का जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज होना, नेगेटिव का जाने का उल्टा अगर अपोजिट में समझेंगे तो मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होना। अब आपको पता ही है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाते हैं, बॉन्ड करते हैं। तो ये वहीं पे चुपका रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये बॉन्ड रह जाता है। अब सवाल ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को इसको बाहर निकालें तो कैसे निकालें? या तो भाई ये जो पॉजिटिव वाला जो इसका जो चार्ज है, क्योंकि ये बाहर जैसे ही जाने वाला होता है, क्यों बाहर जाने की बात करने, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, मेटल शीट में, मेटल इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उधर इधर उधर उधर ऐसे सब घूम रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा। तो उसका रीजन यही है, बाहर नहीं आने का रीजन, कि जैसे बाहर जाने वाला होगा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का बाहर जाने वाला पॉजिटिव वापस अंदर आगे बैठ जाएगा, पकड़ लेगा ये, आ जाओ, अट्रैक्ट रखेगा, अट्रैक्शन रखेगा। या तो बाहर उसको इतनी लालच तुम दे दो, या तो बाहर तुम इसको इतनी लालच दे दो कि बाहर आ जाए, लालच दे दो। यहाँ पहले क्या हो रहा था, नॉट कमिंग आउट इंडिपेंडेंटली, independently, but if we give some lalach, so possible to come out, है ना? या तो बाहर उसको इतना फायदा दिखे, मतलब हम लालच के तौर पे इसको इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी, बाहर लालच दिखाए एनर्जी का, इसको इतनी एनर्जी दे दे, किसी तरीके से एक एनर्जी दे दे इसको एक्स्ट्रा, कि यार ये पॉजिटिव जो एक कहीं ना कहीं से इक्विलिब्रियम में है, बॉन्डिंग में, इसके इसका जो वेटेज है, वैल्यू है, वो कम हो जाए, बाहर इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी दे दे कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, मतलब ये साथ देने, जो साथ में है ना पक्के दोस्त, ये छोड़ के बाहर आ जाए। तो ये जो लालच है ना, यही एक एनर्जी हम लोग देना चाह रहे हैं। इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो उसको, लेकिन वो भी एनर्जी उतनी हो
कि छोड़ने को तैयार हो जाए, त्याग देने को तैयार हो जाए। उस लेवल की, उतने कैपेसिटी की, उतनी मैग्नीट्यूड की एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो पहले नहीं आ रहा था, इसी को हम लोग मतलब जो नहीं आ रहा है, नॉट कमिंग आउट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैलेंस। मतलब पोटेंशियल अपने बैलेंस में है, पोटेंशियल बैलेंस में था, लेकिन बाहर हमने इसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो बाहर इलेक्ट्रॉन आने को तैयार हो गया। और ऐसे हमने कई, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, 18 लेट 18 मतलब लेट आफ्टर 18 सेंचुरी, मतलब 19 सेंचुरी के लेट में कह लो, ठीक है ना। अगर ये 2000 चल रहा है तो हम 21st सेंचुरी बोलेंगे, तो 1800 समथिंग, 1890, 1920 सेंचुरी स्टार्टिंग में काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, आपके बुक में दिया होगा। ठीक है। तो लेकिन हम कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, और बाकी आप लोग थ्योरेटिकल तो आप, मैं नोट्स दे दूंगा, पढ़ लेना। ठीक है। तो बस यही बात है कि यही से, इससे पहले हमें पता ही नहीं था। और जब ये कुछ जब एक्सपेरिमेंट हुए, तब जाके पता चला कि यार क्या ये जो हो रहा है, ये क्या बाहर आ रहा है, कुछ स्पार्क जैसा दिख रहा है, एनर्जी दे रहे हैं तो कुछ मेटल स्लेट से कुछ स्पार्किंग जैसी दिखी, तो ये क्या है। तब पता चला कि ये लेटर ऑन, और भी चाहते जब डिस्कवरीज हुई, पता चला, फिर हमने नाम दिया इसे कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो पहले मालूम ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन है क्या है। मतलब नाम हम ही ने कॉन्सेप्ट बनाया ना फिर बाद में कि यार इसको इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहाँ से, मतलब इससे पहले तो पता ही नहीं था, बस इसको हम लोग कह रहे थे यार स्पार्किंग है, ये एक एनर्जी है। जब शुरुआत में जब साइंटिस्ट इस पर डिस्कवरी कर रहे थे, तो इतनी एनर्जी बाहर हम देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, बाहर आएगा। ठीक है ना। अपने पोटेंशियल इक्विलिब्रियम से या बैलेंस से। ठीक है। तो ये जो, सॉरी, हाँ मेटल जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो ना मूव करने, लेकिन बाहर नहीं आ रहे, फ्री तो है, अंदर अंदर घूम रहे हैं अपने। वो जो उसका जो मेटल का जो पॉजिटिव प्रोटॉन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है ना, ऑर्बिट में। ठीक है ना, कोई तीसरी ऑर्बिट में, कोई पांचवी ऑर्बिट में, उसकी जो वैलेंसी है, जो बाहर आखिर जो वैलेंस ऑर्बिट होती है, वहीं पे घूमेगा ना इलेक्ट्रॉन। तो डिपेंड करता है फिर, तो मेटल मेटल पे भी डिपेंड करता है फिर, कितनी एनर्जी दें। किसी मेटल में हमें ज़्यादा देना होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, किसी मेटल में हमें कम देना है। ठीक है, वो अभी आएंगे, वो बताएंगे। ठीक है। तो यही जो बाहर निकाल रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, इसी को हम लोग ने नाम दिया वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। So what is work function? It is minimum amount of energy, minimum amount of energy। ये डेफिनेशन बहुत लिखनी पड़ जाएगी, मुझे मोबाइल से दिखा करना पड़ेगा, ये तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है। देखो वर्क फंक्शन, मैं इसके नोट्स भेज दूंगा। तो वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an electron to just escape from metal surface is called work function of the metal। उस मेटल का वर्क फंक्शन होगा। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी मतलब वर्क हुआ ना, तो उसी को वर्क फंक्शन बोलेंगे, या उतना जूल, जो भी जूल खर्चा हो रहा है, जितना जूल खर्चा हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। सो द वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल। जैसे मैंने बताया, मेटल कैसा है, पॉलिश्ड है, उसकी सरफेस की कंडीशन कैसी है। ठीक है। उसके अंदर जो बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन्स, और उसके जो ऑर्बिट में उसके जो वैलेंसीज है, थर्ड में है कि फिफ्थ में है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में है, वो भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, वो भी उस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा बॉन्डिंग है। वही बता रहे हैं हम, वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अभी आएगा। तो वर्क फंक्शन को हम लोग रिक्वायर टू
to just escape its metal surface। और वर्क स्टेशन को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और इसकी जो यूनिट होगी, जो मेथड होगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक वोल्ट में मतलब इस टोटल इट्स लाइक जूल, जैसे इसके लिए जूल नाम है एनर्जी के लिए, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक वोल्ट बोलेंगे। ठीक है ना? ठीक है, या आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस मतलब जूल के जैसा ही है, मतलब जूल एक नाम है, तो एक यहाँ पर एनर्जी को हम लोग क्या नाम देंगे? हाँ ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम किया। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है हमारा, वो अगर हम जूल में कंपेयर करें तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? बस है दोनों एनर्जी ही, लेकिन इसके लिए हम लोग जो डायमेंशन यूज करेंगे वो जूल का ही एक फॉर्म है, जूल का ही एक फॉर्म है, मतलब एनर्जी है, लेकिन इसकी जूल अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आ गया? तो ये एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, मतलब हमने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, हमने लालच दिया इलेक्ट्रॉन को, कितना लालच दिया? इतना लालच दिया, इतना लालच दिया, तो अब इसी को हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल देती है, इसी को हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम दे दिया कि इतनी लालच दी तो वो बाहर आने को तैयार हो जाएगा। अब ये भी डिपेंड करेगा मेटल के ऊपर। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेबल दी गई है। एक्चुअली ऐसे डायरेक्ट बुक से हम कितना कैसे हम टेबल बना बना के, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। अब देखो, जैसे सी है सीजियम ना, सीजियम का एक ये निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्चा करनी पड़ रही है। अगर जूल में करोगे तो 2 इंटू दिस कर दोगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, 2.14 और के का देख लो 2.30, फिर तुम्हारा इसका देख लो, पोटेशियम ना ये आ गया, एल्युमिनियम, मर्क्यूरी, निक्रोम, देखो सबका अलग अलग है। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इतनी एनर्जी चाहिए तुम्हें। इसके जूल में कन्वर्ट करोगे इतना होगा, तो बस 2.14 इंटू ये कर देना, तो वो हो जाएगा जूल में, हो जाएगी एनर्जी इसकी। ठीक है ना? तो ये कैसे होता है, वही मैं बता रहा था कि मेटल में हम लोग लाइट मारेंगे, लाइट, और लाइट के फॉर्म में हम इसका एनर्जी देंगे लाइट के फॉर्म में। तो ये चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह लाइट एमिट कराकर हम लोग एनर्जी, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रॉन एमिशन। What is electron emission? The phenomena of emission of electron from metal surface is called electron emission. For their release from the metal surface, electron are supplied required amount of energy, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें। सो बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो कई मेथड्स हैं, हम लोग को क्या मेथड पढ़ना है देख लो। एक मेथड है थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन मतलब हीट देकर भी हम लोग
इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में देखो फील्ड एमिशन है। फील्ड एमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर, ये तो पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो कभी कभी अगर दो वायर होते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई है या इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई जनरेट है, ठीक है ना, तो हाँ इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है। बीच में देखो कभी कभी स्पार्क ऐसा दिखता है, लगाने से पहले नहीं स्पार्क ऐसा आता है, या वायर वायर लगाओगे तो टच नहीं भी हुआ थोड़ा हल्का सा स्पार्किंग कर जाएगा, स्पार्क कर जाता है। तो ये जो स्पार्क है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही तो है। कभी भी देखोगे आप जो हाई वोल्टेज वायर है, टच करने से पहले हमें टच, जैसे हमें कनेक्ट करना है, टच करने से पहले स्पार्किंग होती है जोर से। तो स्पार्किंग क्या है, ये या दो वायर अगर उनके पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ना मिल नहीं जाए शॉर्ट हो जाएंगे, तो शॉर्ट में जो स्पार्किंग निकलती है वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये हम लोगों को, जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, किस तरह इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर एमिट करा सकते हैं, ठीक है। बाद में सेकेंडरी एमिशन है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन हम दे के बाहर निकाल रहे हैं। तो मेन बस जो हम लोगों के लिए, हम लोगों को जो टॉपिक में है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अभी इसका मैंने वीडियो भेजा है, अभी वीडियो में प्ले करूँगा कि एक मेटल प्लेट है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग लाइट, अब लाइट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाल रहे हैं इसमें एक उस यानी उतना इंटेंसिटी का, उतनी इंटेंसिटी की, जैसे मैंने कहा कि उतनी लालच दो बाहर आने के लिए, तो उतनी इंटेंसिटी के हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रिक भी कह सकते हो आप, ओके, ठीक है ना यहाँ तक के। तो यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी पर एक्सपेरिमेंट है और छोटा चैप्टर है। अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज तो आज ही खत्म करना था, लेकिन आज थोड़ी मैथ भी मुझे पढ़ानी है, तो हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे। व्हाट आर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ थोड़े से है न्यूमेरिकल, नॉट लाइक एक दो फॉर्मूले पे ही हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी सूटेबल बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रिक्वेंसी ही तुम्हारा फिर इंटेंसिटी तय करेगी। फ्रिक्वेंसी इल्यूमिनेट्स ए मेटल सरफेस, मतलब मेटल सरफेस से पड़ेगी लाइट, electrons are emitted from the metal surface, this phenomena is called photoelectric effect। या दूसरी डेफिनेशन भी दी है, द phenomena of emission of electron from a metal surface, कब, when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency are incident on it is called photoelectric effect, ठीक है ना। सो व्हाट द फोटो, फोटो 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 कहाँ से नाम आ रहा है, तो यही बात हो रही है ना कि जो तुम्हारा लाइट का बिहेवियर था, डुअल नेचर, वेव्स और पार्टिकल, तो यहाँ पे वही पार्टिकल को हमने बोला है फोटोन, कि लाइट है ना, ऐसे छोटे छोटे पैकेट होते हैं लाइट्स के, छोटे पैकेट्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फोटोन। फोटोसिंथेसिस बायो में पढ़ा होगा, तो यहीं से नाम आया है फोटोन, कि हम ये पैकेट्स है ना लाइट के छोटे पैकेट्स को फोटोन कह रहे हैं। ये हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब वही बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, कि कहीं ना हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रहे हैं। तो ये चीज़ समझनी है कि इसी को फिर हम लोग ने बोला है कि फोटोन के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो कि मेटल शीट में पड़ रहे हैं इलेक्ट्रिक
के छोटे छोटे पैकेट्स को ही फोटोन बोलते हैं, जो एनर्जी कैरी करते हैं, जो एनर्जी कैरी करते हैं। तो ये किसने बताया ये? अब पहला जो ऑब्जर्वेशन हुआ था काफी साल, मतलब काफी अराउंड 1887 में, हो तो काफी साल से रहा था, लेकिन जब ये डिक्लेयर हुआ बाई हेनरिक हर्स, while demonstrating the existence of electromagnetic waves, Hertz found that high voltage sparks pass across the metal electrode of detector loop were more easily when the emitter plate was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp. The ultraviolet light falling on the metal surface cause the emission of negatively charged particles which are now known electrons. Now known electron, अब पता बाद में, मतलब बाद में पता चला कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन मतलब पहले तो हम बोल रहे थे पार्टिकल्स हैं लाइट के, जब स्पार्क हो रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। हैंस द इनहांस द हाई वोल्टेज स्पार्क। तो इसको इस तरीके से देखो, ये किया गया है। एक मिनट ना, अरे सो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने कॉइल दौड़ाया, इसलिए कॉइल दौड़ाया जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकले, इंडक्शन हो, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो हमने एक करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी लगाई या जो भी सोर्स लगाया हमने, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या किया कि कॉइल लगाया जिससे कि फ्लक्स बने, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकले, फ्लक्स बने। तो मतलब यहाँ से मैग्नेटिक वेव्स, देखो इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हैं, प्लस प्लस इसकी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक वेव्स बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इलेक्ट्रिक तो दे ही रहे हैं हम लोग। तो कुल मिला के फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब ये करंट, ये जो मेटल स्फेयर में एक दो जगह ऐसे मेटल स्फेयर लगाया हुआ है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ एक स्पार्किंग जैसी, एक स्पार्क जैसा आएगा, ठीक है। मतलब इस मेटल के पास अगर तुम कोई एक डिटेक्टर लगा दो, डिटेक्टर कॉइल, कोई कॉइल लगा दोगे, या फिर हम बोलेंगे यूवी लैंप, अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट जिसमें रेज होती हैं, ठीक है। तो वहां से आप देखोगे कि कुछ स्पार्क जैसा तुम्हें दिखाई देगा। इसका देखो मैं एक वीडियो बता रहा हूँ, तब थोड़ा समझोगे, ऐसे शायद नहीं समझोगे। एक 3D वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, तुम लोग को भेजा भी था मैंने। You see the setup of the screen? This is meant for an experimental study of the photoelectric effect. I hope you have some idea of the photoelectric effect. Now, as you can see, it has an evacuated glass or a quartz tube having a photosensitive plate. Let me label it as C. Now, this is known as emitter. And there is another metal plate A, which is known as the collector. Now, as you can see, the emitter and collector are attached to a battery that maintains potential difference between the plates. And you see that? There's a small window that opens up into the glass tube. It's a transparent quartz window which permits ultraviolet radiation to pass through it and irradiate the emitter. Now, monochromatic light from a source of sufficiently short wavelength passes through this window and ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि दो मेटल प्लेट है, एक कलेक्टर, मतलब कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, और एक इमिटर के रूप में है। तो इमिटर के रूप में मतलब कि जिस पर हम लाइट मार रहे हैं वो क्या हो जाएगा, एमिट करेगा वहां से इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कहा एनर्जी स्टाइल आलेख दिया मैंने, तो इमिट करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है ना। कलेक्टर ये है कि जब ये बाहर निकलेगा तो वो फिर वापस अपने दूसरे मेटल शीट में जाएगा। देखो, हम्म अजी सवेरे सवेरे उठ गए पुत्र। हाँ जी बाबू।
radiation to pass through it, and it passes through this window and falls on the photosensitive plate, that is C. Now, because of photoelectric effect, the electrons are emitted by the plate C and are collected by the plate A, which, as I told you, is known as a collector. And why does it happen? By the electric field created by the battery. Now, when the collector plate A is positive with respect तो यहाँ से हमें ये पता चला, और यहाँ बैटरी चार्ज भी हो रही है, मतलब पता चल रहा है कि तुम्हारे यहाँ से मेटल, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जा रहे हैं, लगाया हुआ है ना पूरा वोल्ट मीटर, पता चल रहा है। emitter plate, that is C, the electrons जाओ जाओ obviously are attracted to it. The emission of electrons causes a flow of electric current in the circuit. The resulting photocurrent that is flowing in the circuit has to be measured, and that's why you have that micro emitter there. The photoelectric current can be increased or decreased by varying the potential of collector plate with respect to the emitter plate. The intensity and the frequency of the incident light also can be varied, and as can the potential difference V between the emitter and the collector. ठीक है, तो समझ में आया? हाँ, हम एमिटर प्लेट में मार रहे हैं लाइट को, एमिटर प्लेट में लाइट को मार रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तो यही तो प्रोसेस है। यही तो हमने देखा कि जब हम लाइट, एक मेटल प्लेट में लाइट मार रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, खासकर अल्ट्रा वायलेट का रोल ज़्यादा है इसमें, तो मतलब अल्ट्रा वायलेट इसलिए कि हमें वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी भी चाहिए, वो भी आएगा अभी आगे कॉन्सेप्ट, कि फ्रिक्वेंसी भी चाहिए हमें, तो इसीलिए अल्ट्रा वायलेट मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो उसी की वजह से तो यही पता चला कि इसके अंदर कुछ एक एनर्जी होती है लाइट के अंदर, अब वो इतनी एनर्जी हम दे रहे हैं कि जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आने के लिए मजबूर हो गए। ये एक्सपेरिमेंट है, ये तो एक्सपेरिमेंट है, पूरा ऑब्जर्वेशन है कुदरती, है ना, ये हमने देखा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, इस तरीके से हमने इस प्रोसेस को किया, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। ये देखो यहाँ पे प्लेट है, इधर एक प्लेट है, सी एक प्लेट है, एक ए प्लेट है, कलेक्टर इमिटर, यहाँ से लाइट मारी तो हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट किए, ए वाली शीट ने कलेक्ट किए, ठीक है। ठीक, इसने क्या किया था कि हर्ट्ज ने थोड़ा सा बेसिक वाला बताया था, एक स्पार्क जैसा देखा था, स्पार्क आ रहा है, ठीक है। जब दूसरे साइंटिस्ट लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया, उसने प्रॉपर, उसने क्या किया, एक भाई यार हम तो परेशान हो गए नोटिफिकेशन से, ठीक है, और प्रॉपर वे से किया। तो लेनार्ड ऑब्जर्व दैट व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass tube enclosing two electrode, cathode C and anode A, ठीक है ना। तो दो और प्रॉपर तरीके से इसको किया कि हाँ, कैथोड और एनोड में प्लेट लगाई दो, एक कैथोड के रूप में, एक एनोड के रूप में, करंट फ्लोज इन द सर्किट, सर्किट में करंट को फ्लो कराया, एज सुन एज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर स्टॉप द करंट ऑल्सो स्टॉप्स, ठीक है ना। जब उसने देखा कि जब हम लाइट मार रहे हैं तो करंट फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा, मतलब लाइट से करंट आ रहा है, ओहो हो क्या बात है ना, लाइट से ही करंट दौड़ा। फिर एक तरीके से वैसे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन दौड़ा दो, वहीं से सारा खेल हम लोग बना सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, फिर बल्ब जला लो, पंखे जला लो। तो क्या ये सोलर सिस्टम में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है क्या? यही बेस लग रहा है कि नहीं? सो एज सुन एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में बंद किया तो करंट क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, करंट फ्लोइंग, करंट ऑल्सो स्टॉप, मतलब करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। दिस ऑब्जर्वेशन अगेन इंडिकेट दैट अल्ट्रावायलेट radiation incident on the emitter plate C eject out some negatively charged particle from it. This particle attracted by the collector plate A. कैथोड एनोड यही कि ये दूसरी प्लेट को कलेक्ट भी तो करना है, तो इसीलिए कैथोड एक एनोड लगाई है प्लेट, जिससे कि अगर बाहर निकले फॉरन ये वाला कलेक्ट कर ले अट्रैक्शन से। सो दिस पार्टिकल अट्रैक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट ए
सेटिंग ऑफ द करंट थ्रू द एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ठीक है। सो हेलवॉश एंड लेनार्ड ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन द फ्रीक्वेंसी, इस पे बहुत मतलब सालों चलती रही। आइंस्टीन ने भी किया रिसर्च, अलग अलग अपने साइंटिस्ट है ना, ये नहीं मतलब दूसरे साइंटिस्ट के ऊपर मॉडिफिकेशन करना, उसके ऊपर और रिसर्च करना भी तो एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के लिए करीब करता ही है ना ये तो, कि भाई पुराने साइंटिस्ट ये बताए चलो इस पर करें, उसी को सहारा मिलता है, उसी से उसका एक मेन सपोर्ट मिलता है, यार ये थ्योरी बताई थी चलो देखते हैं इस पर और करें रिसर्च, ऐसे ही होता है ना। सो Hallwatch and Leonard were author that when the frequency of incident light was less than a certain minimum value, इधर इधर रख दिए, हाँ कुछ दे देंगे मिनिमम वैल्यू, अगर हम दिए आएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू में तो ही ये क्या हो रहा है, फोटो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब मिनिमम वैल्यू को ही बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम वैल्यू उतना मतलब फ्रीक्वेंसी के लाइट पड़नी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी पर, उतनी फ्रीक्वेंसी की, है कि नहीं है। अपनी लाइट जो होती है इसका वेवलेंथ पूरी जो टेबल है, पूरा जो बैंडविड्थ है, अलग वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, ये तो पूरा बता ही चुके ना। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अगर हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, ठीक है ना। ओके चलो मैं तो बता दिया। तो हमने ये देखा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, हमने ये देखा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा हम देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, देखो वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, उसी को हमने नाम क्या दे दिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट फ्लो होने लगा ना, वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो मिनिमम वैल्यू तो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, अगर हम और ज़्यादा इंटेंसिटी दे रहे हैं तो तुम्हारे करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटीज के बारे में ही है कि 100 वॉट, 200 वॉट, 300 वॉट बल्ब है, तो ये फ्रिक्वेंसी रेड की, ब्लू की, ग्रीन की, सबकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा कि अगर हम ज़्यादा इंटेंसिटी दे रहे हैं तो हमें करंट ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा वॉट का हम बल्ब चला पा रहे हैं, ओके। तो एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद द इंक्रीज एंड accelerating potential till stage is reached when the photoelectric current becomes maximum, ठीक है, and does not increase further with the increase in the accelerating potential. The maximum value of photoelectric current is called the saturation current, ठीक है। तो एक लिमिट भी होती है कि जहां पर वो कांस्टेंट हो जाएगा, आप इंटेंसिटी देते जा रहे हो हाई लेवल की, चलो करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट में करंट कांस्टेंट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उससे ज़्यादा एमिशन नहीं होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम जो करंट मिल गया, ठीक है ना। तो यहीं पर दिया हुआ है कि एक पॉइंट में आके, ये जो ग्राफ मैंने बताया था डायरेक्ट, कि एक पॉइंट में आके आपने जो इंटेंसिटी दे रहे हो, एक पॉइंट में आके कांस्टेंट हो गया, एक पॉइंट में आके कांस्टेंट हो गया इंटेंसिटी। अब देखो ये इंटेंसिटी 1 पे, एक पॉइंट में आके तो कांस्टेंट हो रहा है, फिर हाई इंटेंसिटी दी, थोड़ा करंट हाई मिला, लेकिन फिर भी वो भी एक पॉइंट में आके कांस्टेंट हो गया, फिर और हाई इंटेंसिटी दी और तेजी से करंट निकला, लेकिन वो भी एक पॉइंट में आके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अलग अलग इंटेंसिटी दे रहे हैं तो हर इंटेंसिटी में कांस्टेंट हो रही है वैल्यू, मतलब शुरुआत में धीरे से निकला, फिर एक पॉइंट बढ़ता गया उसी इंटेंसिटी पर, फिर लेकिन एक पॉइंट में आके कांस्टेंट हो गया, फिर और हाई इंटेंसिटी दी, फिर हाई और हाई इंटेंसिटी दी, तो हर बार क्या हो रहा है कि एक कांस्टेंट वैल्यू
हो रही है, उसके बाद और करंट आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब इसी को देखो, इफेक्ट्स ऑफ पोटेंशियल, सेकंड वाला, द वैल्यू ऑफ, अच्छा पहला हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड कट ऑफ। द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल और विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, जब भी जीरो हो जाए, कट ऑफ बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे फॉर द गिवन फ्रिक्वेंसी द इंसिडेंट रेडिएशन। भाई दोनों पॉइंट में वो पोटेंशियल डिफरेंस बना रहना चाहिए ना। इतने इलेक्ट्रॉन चले गए कि वो ये हो गया, लाइक जैसे बैटरी होती ना, बैटरी खत्म हो जाती ना एक बार, क्यों? क्योंकि जब कट ऑफ हो जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस स्टॉप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस रुक जा, पोटेंशियल डिफरेंस रहता ही नहीं है। जब बैटरी जो होती है हमारी, सेल होता है ना, एक पॉइंट में आके देखो ओवर हो जाती है, तो उसका मतलब यही हो रहा है ना कि जो दोनों साइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है। So for a given frequency, the stopping potential is independent of its intensity. Thus, in turn, implies that the max ke, मतलब इसकी जो kinetic तुम्हारी एनर्जी है, photoelectron is independent of the intensity of incident radiation. So ये तो पता ही है आपको कि हाफ एम वी का स्क्वायर, और जो भी आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लोगे, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो भी करंट दौड़ते हुए जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो उनके अंदर मिली है वो मोशन में आ गए बाहर, ऐसे अंदर तो है ही, जो बाहर, तो जो, तो पता ही आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो हाफ एम वी का स्क्वायर मैक्सिमम। तीसरा इफेक्ट देखो, इफेक्ट ऑफ frequency of incident radiation on stopping potential. The minimum value of the frequency of incident radiation below which the photoelectric emission stop, ये तो पता ही है आपको, द मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी की, उसके नीचे अगर जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो बस एक पॉइंट तक है, उसके नीचे तो फिर होगा ही नहीं, ठीक है ना। सो द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर फ्रिक्वेंसीज V3 V2 V1। V3 देखो यहाँ पर ज़्यादा है, V3 V2 कंपेयर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट में आके इसके नीचे आप नहीं कर सकते इंटेंसिटी, उससे नीचे इंटेंसिटी, उससे कम लाइट, मतलब लाइट की जो अपनी इंटेंसिटी होती है उससे कम दोगे तो ये एमिट नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ज़्यादा हम देंगे रेडिएशन, बट एक पॉइंट में आके इसकी एक वैल्यू होती है। ऐसा नहीं कि जितना भी कम करो रेडिएशन होगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आप लाइट दे रहे हो तो उतनी फ्रिक्वेंसी की कम से कम होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन एमिट करे, फोटो इलेक्ट्रिक हो। उससे नीचे इंटेंसिटी दोगे तो ये नहीं कि वो नीचे मतलब बहुत कम दे दी तो कम एमिट कर जाए, करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, ठीक है। और उसका मैंने बता भी दिया था कि अलग अलग मेटल में सीजियम में सबसे देखो कम जरूरत होती है टेबल में, बहुत ही ज़्यादा शायद फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़बरदस्त फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर। सो यही चीज़ बताइए कि फ्रिक्वेंसी इसकी है ना, मेटल के मेटल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, उतनी देनी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट मेटल में। देखो, effects of frequency of incident radiation on stopping potential. If we plot a graph between the frequency of incident radiation and the corresponding stopping potential of different metal, we get straight line. तो पता ही है कि स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी दे रहे हैं, ठीक है, बढ़ता हुआ जा रहा है, ओके। लेकिन ये देखो फ्रिक्वेंसी वाला है ये फ्रिक्वेंसी, लेकिन एक पॉइंट के बाद, ये देखो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद से स्टार्ट होगा तुम्हारा एमिशन। देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना,
इसके बाद ही हो रहा है। पर्टिकुलर तुम्हें वो एक फ्रिक्वेंसी लेनी पड़ेगी जो कि हर एक के अलग अलग होती है। तो मैं ये बता रहा था कि देखो मेटल ए मेटल बी के लिए, अब देखो मेटल बी के लिए हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देनी पड़ रही, मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। ये देखो मेटल बी के लिए देखो कब से स्टार्ट हुआ, यहाँ आगे आगे गए आगे गए, यहाँ अब जाके स्टार्ट हुआ मिशन। मेटल ए के लिए पहले स्टार्ट हो गया, है ना। और मिनिमम तो चाहिए चाहिए, हर एक की मिनिमम होती है। जैसे मेटल बी के लिए मिनिमम का पॉइंट ये है, ये फ्रिक्वेंसी मिनिमम मेटल बी के लिए। मेटल ए के लिए यही इतने में हो गया काम, है ना। तो ये चीज़ है ना, फिर वही बात हो रही कि एक फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी डिसाइड करेगा इंटेंसिटी को। जो हम इंटेंसिटी बोल रहे हैं एक्चुअली में वो फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट में। आई बात समझ में? ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अब कल, मतलब कल शायद मैथ पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम लोग ये चैप्टर ओवर कर देंगे। छोटा ही चैप्टर है, और कुछ वीडियो तो एक्सपेरिमेंट पर है, वो एक्सपेरिमेंट को मैं वीडियो भेज दूंगा और उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। हाँ, तो ज़्यादा वो